आदाब, नमस्कार। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ रखने के लिए आई हूँ। वक्फ बोर्ड पर आप जानते हैं अभी बहुत बहस चल रही है और ख़ासकर हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड पर बहस क्या चल रही है कि ये जो सरकार है वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए अब एक नया शगुफ़ा लेकर आई है। वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव को किरण रिजिजू ने, आप जानते हैं, 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में संशोधन विधेयक के तौर पर पेश किया था। हालांकि अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इस विधेयक को भेज दिया गया है ताकि इस पर थोड़ा और डिटेल में व्यापक चर्चा हो सके। लेकिन चर्चा तो अब हर गली मोहल्ले में आपको देखने को मिल रही है। 8 अगस्त को मुझे याद है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब इस बिल को, इसमें जो संशोधन है उसको टेबल किया, तो वो जितनी भी विरोधी पार्टियां थी इस चेंज के, इस बदलाव के, उनसे कहा था कि एक बार इस पूरे बिल को पढ़िए तो सही, आप भी इस विधेयक का समर्थन करने लगेंगे। इस बिल को पेश करने के बाद क्या हुआ, किरण रिजिजू ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। और ये सच्चर कमेटी आप जानते हैं 2005 की मैं बात कर रही हूँ। आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं 2024 हो चला है और मुसलमानों की स्थिति इस देश में आपसे छुपी नहीं है। और इसीलिए वक्फ बोर्ड पर थोड़ा डिटेल में और बेबाक तरीके से बात हो जाना ज़रूरी है ताकि आप भी समझें, जिनको गफलत है वो भी समझें, और जो इस पूरे मामले को मुसलमानों को डराने धमकाने वाला बिंदु बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी एक्सपोज हो जाएं। वक्फ बोर्ड पर जाने से पहले मैं आपको वक्फ के बारे में बताना चाहती हूँ ताकि हर सवाल जो आपके जहन में है वो क्लियर हो जाए और मैं सवाल जवाब के सिलसिले में ही आपसे बात करूँगी। तो शुरुआत करती हूँ वक्फ से। वक्फ क्या है और इसको लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ, ये तो दूसरा सवाल है, ठीक है। लेकिन पहले वक्फ पर बात करती हूँ। इट्स एन अरबिक वर्ड, ठीक है, वकूफा। इसका अर्थ क्या होता है? ठहरना या समर्पण, टू गिव इट ऑल। इस्लाम के हिसाब से वक्फ किसे कहते हैं? उसे जब आप अपनी कोई संपत्ति, चाहे वो पैसा हो कि ज़मीन हो कि ऑफिस हो कि बंगला हो कि साइकिल हो कि बाइक हो, कुछ भी, या गहना हो, आप अपनी संपत्ति को अल्लाह के हवाले करते हैं ताकि उससे ज़रूरतमंदों का फ़ायदा हो सके। जो ज़रूरतमंद है, जिसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, उसका फ़ायदा हो जाए, उसके काम आ जाए। तो इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान, कोई भी संपत्ति जो उसकी खुद की है वो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए वक्फ कर सकता है। और इसी वक्फ की गई संपत्ति की देखरेख के लिए भारत में वक्फ बोर्ड बनाया गया है। और हदीस में जो इसका जिक्र आता है अल बुखारी में वक्फ को लेकर या अपनी प्रॉपर्टी से ज़रूरतमंदों को मदद करने को लेकर, वो तब आता है जब दूसरे खलीफा हज़रत उमर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके पास एक ज़मीन पड़ी हुई है तो उसका वो क्या करें, सोच रहे हैं बड़े दिनों से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं कि उस ज़मीन को वो अपने ही पास रखें, लेकिन उस ज़मीन से जो मुनाफा हो रहा है, जो इनकम हो रही है, उस इनकम को लोगों की तरक्की में, लोगों की मदद में खर्च करें। उस ज़मीन को हज़रत उमर बेचते नहीं हैं, उससे जो कमाई होती है उसका इस्तेमाल वो गरीबों को मदद पहुंचाने के लिए करते हैं। और अल बुखारी में बाकायदा इसे मेंशन किया गया है। 1422H नंबर क्या है उसका? 2737वां नंबर। और यहीं से वक्फ की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, जो पहला धार्मिक वक्फ अगर माना जाता है तो वो मदीना की मस्जिद नबवी है। इसका निर्माण जो था वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही हुआ था। यानी आप ये समझ लीजिए कि वक्फ एक धार्मिक पहलू भी है और जो इस्लाम के साथ ही शुरू भी हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि भारत में वक्फ बोर्ड की स्थिति इस वक्त क्या है?
तो कुछ पेपर्स मेरे पास मौजूद हैं और मैं तो इन पेपर्स को पढ़ के हैरान हो गई। इतनी ताकत है वक्फ बोर्ड के पास, इतनी ज़मीनें हैं, इतनी प्रॉपर्टी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, वक्फ अगर धार्मिक पहलू है इस्लाम का, तो फिर जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ भी वक्फ को लेकर बहुत सारे ज़मीनें होंगी, बहुत सारे वक्फ को लेकर बोर्ड्स होंगे। तो इस सवाल का जवाब मैंने ढूंढने की कोशिश की हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड के पास आऊँ मैं उससे पहले, कि क्या बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं। ना, जवाब है ना। कैसे? बहुत सारी ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ है, जैसे तुर्की हो गया, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, टुनीशिया है, इराक है, इनके पास वक्फ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड ताकत के लिहाज से, पैसों के लिहाज से इनसे कहीं कहीं ऊपर है। सऊदी अरब और ओमान में भी नहीं है इतनी ताकत तो वक्फ बोर्ड की। और फिर आप आ जाइए 1995 और 2013, उसके संशोधन से तो और ताकत दोगुनी हो गई। और संपत्तियों की अगर बात करूं, हिंदुस्तान में कुल कितने राज्य और केंद्र सारे वक्फ बोर्ड मिला दूं मैं तो 30 होते हैं देश भर में। और इनके पास जो ज़मीनें हैं और जो प्रॉपर्टी है वो सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा है। और अगर मैं आपको आंकड़ों में बताऊं तो इस वक्त 8,70,000 प्रॉपर्टीज़, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ वक्फ के पास है। और केवल ज़मीन अगर मैं बताऊं, केवल ज़मीन, तो वो है 9,40,000 एकड़ की। इतनी इनके पास ज़मीनें हैं। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है, आपको पता है वो क्या कहती है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इन ज़मीनों का इस्तेमाल ठीक से नहीं हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है, और ये कब कहती है? 2006 में। अब तो वैल्यूएशन आप भूल जाइए वो कितना बढ़ गया होगा। 2006 में जो रिपोर्ट सबमिट हुई उसमें ये कहा गया कि अगर इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल तरीक़े से किया गया होता तो रेवेन्यू ऑफ 10% एटलीस्ट, मतलब दे कुड हैव जनरेटेड एटलीस्ट अ मिनिमम रेवेन्यू ऑफ 10%। मिनिमम रेवेन्यू 10% का कितना है? अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना होगा? बताइए। 1200 करोड़ रुपए। मतलब समझ रहे हैं आप? 1200 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती थी अगर इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल तरीके से किया गया होता, इसका मैनेजमेंट सही तरीके से किया गया होता। इस्लाम को जितने भी मानने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि वक्फ से उनकी मदद होगी जो मदद नहीं पा रहे हैं, या जो कमा नहीं रहे हैं, या जो बेवा है, जो यतीम है। अब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है, इतना इनकम जनरेट अगर हो सकता था, तो फिर जो 20% हिंदुस्तान का मुसलमान है वो तो बाकी सबसे रईस होता। और कम से कम भारत का कोई मुसलमान भूखा तो नहीं सोता, बेवाओं की पेंशन आराम से हो जाती, गरीबों का इलाज मुफ्त हो जाता। और वक्फ का अगर असल मकसद पूरा हुआ होता तो आपको लगता है कि सरकार की स्कीम्स का सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा मिल रहा होता तो वो मुसलमान होता, वो स्कीम लेता क्या? लेकिन क्या ये सब हुआ है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दे दीजिए आप, या वक्फ बोर्ड का कोई मेंबर आकर मुझे बता दें। आपने कभी सुना है कि वक्फ बोर्ड ने कोई बड़ा विश्वविद्यालय बनाया हो, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो? मैंने तो आज तक नहीं सुना, और मैं गलत हूँ तो आप मुझे साबित कर दीजिए। वक्फ के कितने अस्पताल हैं इतनी ज़मीन होने के बाद? 9,70,000 एकड़ ज़मीन। एक इंस्टीट्यूट बता दीजिए, एक अस्पताल बता दीजिए, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए, एक बेवाओं के लिए मुझे कोई जगह बता दीजिए। हाँ, टूटे मदरसे ज़रूर आपको मिलेंगे, वो पानी टपकती छत आपको ज़रूर मिलेगी, जर्जर दीवार वाले मदरसे आपको ज़रूर मिलेंगे, वो मदरसे ज़रूर मिलेंगे जहाँ पर टीचर को क ख ग नहीं आता है, 1 2 3 4 नहीं आता है। और मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको, इमोशनल होकर बात नहीं कर रही हूँ, ये फैक्ट है और ये रिपोर्ट में है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी है और बाकी कमिटीज़ जो आई हैं उनमें भी है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनी है इस पर। अब सवाल ये है कि सब कुछ अगर जैसे चल रहा था वैसे चलने देते तो कोई
क़यामत तो नहीं आ जाती ना। लेकिन इस सवाल का जवाब वक्फ बोर्ड को भी ढूंढना है और जिसको इसका फ़ायदा मिलना था उनको भी ढूंढना है। वक्फ बोर्ड में बदलाव के लिए अधिनियम लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के सेक्शन 40 के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड चाहे कि कोई संपत्ति उसकी है या अगर उसे लगता है कि किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का हक है तो उसका फैसला कोई और नहीं वक्फ बोर्ड ही करेगा और वक्फ बोर्ड द्वारा बनाया गया ट्रिब्यूनल ही करेगा। अगर किसी को लगता है कि वक्फ बोर्ड के फैसले से उसे परेशानी है तो वो वक्फ बोर्ड वाले ट्रिब्यूनल पर जाएगा, अंतिम फैसला उसी का होगा। और अगर किसी को और दिक्कत होती है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको लगता है कि पहले वक्फ बोर्ड को समझाओ, अधिकारियों को समझाओ, वहाँ बैठे उन तमाम लोगों को समझाओ, फिर ट्रिब्यूनल जाओ, वो उन्हीं की बनाई ट्रिब्यूनल है। कहते हैं कि नहीं ये तो सब सरकार के अधीन है। अरे हाँ अधीन है, लेकिन उस सिस्टम में बैठे लोग कौन हैं, कितने लोग हैं और कितनी मदद कर ली है। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल से आप हाई कोर्ट जाओ। एक शख्स जो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है। अच्छा, और मैं आपको आंकड़े बताती हूँ, ज़मीनों के कुछ आंकड़े हमारे पास हैं और उन आंकड़ों में दिख रहा है कि जो शिकायतें हैं उन शिकायतों में लगभग 20% मुसलमानों ने शिकायत की है। हाउ मैनी केसेस आर पेंडिंग विद द वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन? इसका जवाब है मिनिस्ट्री ने एनालाइज किया है 40,951 केसेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल में अभी पेंडिंग पड़े हैं। इसमें से 9,942 केसेस सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के केसेस हैं जो वो वक्फ के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी सिर्फ एक वो तमिलनाडु के गांव की बात नहीं है जहां पूरा का पूरा गांव वक्फ ने कहा कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। उदाहरण दे रही हूं ना मैं आपको, तिरुचेंतुरई गांव वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति उसे घोषित कर दिया और खुलासा कब हुआ किसी को पता ही नहीं था। गांव का एक किसान अपनी ज़मीन बेचने के लिए गया रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ अधिकारी ने कहा कि अरे भाई ये तो गांव की ज़मीन पूरी वक्फ की है और अगर तुम्हें बेचनी है बेटी की शादी के लिए तो एनओसी लेकर आओ। किससे लेकर आओ? वक्फ बोर्ड से लेकर आओ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है और ऐसे बहुत से केसेस। कह तो रही हूँ ये 40,951 केसेस हैं। एक बार वक्फ ने कह दिया कि संपत्ति मेरी है, बात खत्म। आप लड़ते रहिए सालों साल। और कई ऐसी शिकायतें सामने आ गई और इसीलिए कहा गया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एक सवाल आ सकता है ना आपके मन में। मेरे पास तो बाकायदा सच्चर कमेटी की वो रिपोर्ट मौजूद है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। इसमें हवाला दिया गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ, और ये कब है? 1996 से लेकर 2006। इस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और इसी में वो रिकमेंडेशन दिए गए हैं जो अभी संशोधन विधेयक आप देख रहे हैं। रिकमेंडेशन क्या दिया गया है? इसमें यह कहा गया है आइडेंटिफाई द वक्फ प्रॉपर्टीज विच हैव बीन एनक्रोच्ड अपॉन इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और ऐसे ही कुछ, और उसके बाद कहा है टू एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड सजेस्ट सूटेबल मेजर्स फॉर मेकिंग इट इफेक्टिव। इसमें यह भी लिखा है कि सजेस्ट सच अमेंडमेंट्स टू द वक्फ एक्ट 1995। अमेंडमेंट्स जो वक्फ एक्ट 1995 है उसको सजेशंस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की तरफ से दिया गया, जिसका बार बार जिक्र विपक्ष करता रहता है। और इसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये विधेयक है जिसमें कहा गया है संशोधन कीजिए और खासकर ऐसा बनाइए so as to achieve its objectives including retrieval of the वक्फ properties encroached upon। एनक्रोचमेंट सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड पर लग रहा है, और उसे अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुसलमानों की हालत, 20% मुसलमानों की हालत जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है वो ना होगी। और उसमें से बहुत रसूखदार हो सकते हैं, लेकिन जो गुर्बत और जो गरीबी है वो दूर की जा सकती है सिर्फ अगर वक्फ तमीज़ से और तरीके से काम करने लग जाए। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस पर और आप जानकारी हासिल करें और गौर फरमाएं, सिर्फ इस दिखावे पर ना जाए कि सामने वाले को या मुसलमानों को कॉर्नर करने के लिए ये काम किया जा रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ और डिटेल में उसे समझाने की होगी कोशिश। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।